बिगड़ता अनुपात और बेटियों का जीवन। अमित वैद्यनाथ गर्ग, जनसत्ता संपादकीय। ये एक विचित्र विडंबना है कि पिछले कई दशकों से लगातार स्त्री पुरुष अनुपात में बढ़ोतरी खाई को लेकर चिंता जताई रही है। इसके रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियानों से लेकर सरकारी कार्यक्रम भी चलाए गए, मगर आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम या घटती संख्या के प्रति चिंता का स्तर एक ही जगह थम सा लगता है। हालत यह है कि इसके एक मुख्य कारण के रूप में भ्रूण हत्या पर चर्चा होती है। इसे रोकने के लिए नियम कायदे भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब भी इसका सहारा लेकर बेटियों की दुनिया में आने से पहले ही रोक दी देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या मानो आम बात हो चली है। जन्म के बाद लड़कियों को लवारिस छोड़ने अथवा झोपड़ियों में फेंकने की भी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रूण हत्या और नवजातों की मौत को रोका नहीं जा सका है, जबकि देश के भ्रूण हत्या के लिंगानुपात लगातार बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ती ही जाएगी। भ्रूण हत्या ऐसी बुराई जिसके आंकड़े न केवल डरावने हैं, बल्कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति और समाज को झकझोरते भी हैं। सरकार के आंकड़ों के आधार पर प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2000 से 2019 तक भारत में कम से कम 90 लाख भ्रूण हत्याएं हुई। इनमें से 86.7% हिंदुओं, 80% आबादी, 4.9% सिखों, 1.7% आबादी और 6.6% मुसलमानों, 14% आबादी में दर्ज की गई। हालांकि बेटे की वरीयता देने में अब कमी आई है, फिर भी देश में गर्भपात जारी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां थीं, जबकि वर्ष 1991 में यह अनुपात 945 थी। भारत में लिंग अनुपात की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। स्पष्ट ये भ्रूण हत्या की ओर कोई इशारा करती है। लांसेट की रिपोर्ट कहती है कि हर वर्ष 2.39 लाख अतिरिक्त बालिका मृत्यु 5 वर्ष से कम दर्ज की जाती हैं, जो मुख्य रूप से उपेक्षा और कुपोषण के कारण होती हैं। वही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में वर्ष 2022 में शिशु हत्या के 63 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महाराष्ट्र सबसे अधिक 25 मामले थे। कन्या शिशु हत्या में विशिष्ट आंकड़े में अलग अलग से नहीं दिए गए। ये संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है, क्योंकि कई मामले अपेक्षा के कारण भुखमरी बताकर दर्ज नहीं होते। असल में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि गर्भपात के सभी मामले प्राय दर्ज नहीं होते। दूसरी ओर नवजात की मृत्यु के मामले भी कम दर्ज होते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर मृत जन्म या प्राकृतिक मृत्यु के रूप में दिखाई देता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लिंग अनुपात में भारी असंतुलन है। यह स्थिति गंभीर है। उत्तराखंड में 2019 के दौरान 132 गांवों में 3 महीने तक एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ। सरकार बाकायदा कानून पारित कर भ्रूण प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद हालात नहीं बदलते। देश के हजारों क्लिनिक ऐसे हैं जहां आज भी भ्रूण परीक्षण चोरी छिपे चल रहा है। राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं है कि सभी क्लिनिकों पर नजर रखा जा सके। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक होना होगा और सरकार की मदद करनी होगी। उधर लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा अब वहाँ भी प्रचलित हो रही है, जो अब तक इससे बचे हुए थे। जैसे खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति भी चिंताजनक है। वहाँ का श्रीनगर शहर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की राह पर है। ऐसी स्थिति में और कई शहरों का बन रही है। लड़कियों के प्रति इस तरह नकारात्मक सोच के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। बार बार गर्भपात के स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि लड़कियों की संख्या इसी तरह घटती रही तो आगे चल रहे महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं बढ़ने की अंदाजा है। विवाह के लिए उनका अपहरण किया जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे। ऐसे में यह एक गंभीर स्थिति होगी। कुल मिलाकर लड़कियों की कम संख्या उसके सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों को कम कर देगी और उसके जुड़ी कई कुप्रथाओं को भी बढ़ावा देगी। वहीं कई सामाजिक अवधारणाओं के कारण कई परिवार आज भी महिलाओं पर लड़कों को जन्म देने की
दबाव डालते हैं ताकि वह वंश का नाम आगे बढ़ा सके और घर का कमाओ पुत्र बन सके। असल में एक लड़की का संघर्ष उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह माँ के गर्भ में आती है। यह संघर्ष उसके जीवन के एक बड़े हिस्से के निकल जाता है, भले उसे इस दुनिया में जीने की इजाज़त क्यों न हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या अब किसी दायरे में सिमटी नहीं रह गई है। शहरों, क्षेत्रों में, महानगरों में रहने वाले अति आधुनिक और शिक्षित लोग भी गर्भ में भी बालिकाओं को पहचान कराकर उसे खत्म करने में पीछे नहीं। यह बेहद ही दुखद स्थिति है। लड़कियों की संख्या घटने का एक कारण यह भी है कि सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियानों में कई कमियां रही हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने तो 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया है। जैसे 3 बच्चों की मां को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यदि वह सरकारी कर्मचारी हैं तो कई तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा और संकीर्ण होने के रूप में सामने आता है। यह दुखद सच है कि लड़कियों के अनुपात में गिरावट के कारण कई राज्यों में युवाओं को विवाह के लिए भी लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे खबरें आम रही हैं जिनमें कई गरीब इलाकों में निर्धन परिवारों की लड़कियों को खरीद कर शादी करने के बारे में चिंता जताई जाती है। दलालों के जरिए खरीद फरोख्त का यह सिलसिला दिनों दिन बढ़ रहा है। यह निराशाजनक है। इसे रोकने के लिए किसी भी स्तर पर ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक सामाजिक अपराध के रूप में भ्रूण हत्या न केवल बेटियों के जीवन के लिए खतरा है बल्कि समाज के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसे रोकने के लिए हर परिवार को जागरूक होना होगा ताकि वे बेटियों के समान अधिकार और सुरक्षा देने की अहमियत को समझ सके। हमें हर घर तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि देश और समाज की ताकत है। हमें उनके जन्म का उत्सव मनाना होगा और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। कोई दो राय नहीं कि भ्रूण हत्या में लिंगानुपात बिगड़ रहा है जिससे आने वाले समय में सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कन्या शिशु का स्वागत करें और उसका लालन पालन तथा शिक्षा सुनिश्चित करें। इसी तरह की सोच से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमें इस दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हर बेटी सुरक्षित माहौल में पलकर आगे बढ़ सके। कौशल का पाठ। राजेंद्र जोशी। शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होता है। सरकार कुछ अंतराल पर पाठ्यक्रम के विषय में बदलाव करती है और इससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में हमने संकल्प लिया था कि 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान कर देंगे। यह भी तय किया कि इसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना की विकसित कर लेंगे। मगर ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम की राजनीति में हमारा कौशल कहीं खो गया है। हमने पिछले 5 वर्षों में इस पर चर्चा के बजाय इस तरह की पाठ्यक्रम निर्माण पिछले उधेड़ बुन में उलझा दिए। किसी विषय को हटाना, कौन सा विषय जोड़ना और किस विषय में भविष्य का मतदाता तैयार करना होगा। जब कौशल की बात की जाती है तो किसी व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है तो हमारे पाठ्यक्रम निर्माता यह कहकर पल्ला झाड़ लेते किस तरह की कोई मांग कहीं से आती नहीं, जबकि इसे इस बात कर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित की जाती है उसकी मांग या आवाज़ कहाँ से आई। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने के पीछे प्रमुख कारण और तथ्य यह है कि हम मुख्य रूप से कक्षा 8 से ऊपर के विद्यार्थियों की कौशल की बात ही नहीं कर पाते। व्यावसायिक शिक्षा न मिल पाने के कारण अधिकतर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि रहती है जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने की नौबत भी आती है। हमारे पाठ्यक्रम और प्रवेश के मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार नहीं की जाती। यही कारण है कि देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्य धारा की शिक्षा या अकादमिक शिक्षा को विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विषयों में संबंधित विद्यार्थियों के लिए हमारी शिक्षा नीति में सीधे कौशल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की रास्ते पूरी तरह बंद है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच अनुमानों के अनुसार 19 में से 24
आयु वर्ग के आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत कम मात्र 5% लोगों को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी 75% और दक्षिण कोरिया में तो 96% से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता तो पूरी स्पष्ट रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकार और शिक्षाविदों को पाठ्यक्रम की राजनीति छोड़कर व्यावसायिक शिक्षा के पीछे धकेलने की प्रवृत्ति पर विचार करने की जरूरत है। कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले और व्यावसायिक कौशल बढ़ावा के लिए हमें एक ऐसा व्यवहार नहीं करनी चाहिए। स्थानीय परिवेश की मांग अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हम पाठ्यक्रम एक जैसा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरत, मांग और बाजार का अनुसार ही निर्धारित करना होगा, अन्यथा यह वैसा ही होगा जैसे पाठ्यक्रम में राजनीति होती है। बाजार को समांतर रखते हुए हमें विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा देने पर विचार करना होगा। आने वाले भावी पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से परिचित होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय इतिहास की उतनी ही जानकारी हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए जितना सच लिखा गया हो। इतिहास बदलने और परंपरा को परोसने का काम सरकारों का पाठ्यक्रम की राजनीति से दूर रखना होगा। सवाल है कि अगर बेरोजगार बढ़ती तो इससे हमें कैसा ज्ञान और कैसी संस्कृति सिखाना चाहते हैं। ये जरूरी है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए आने वाली पीढ़ियों को व्यावसायिक कौशल का माध्यम से हुनरमंद बनाया जाए। आज़ादी के बाद हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति को रोटी मिले जाने नारे हमने दिए थे, उन्हें विद्यार्थी तक पहुंच नहीं सका। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा का ओतप्रोत हो, ताकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूप के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के व्यवसाय प्रारंभ कर सके। विद्यार्थी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि परिवार और समाज और देश के आर्थिक विकास में सहयोगी बन सके। यह सब माध्यमिक शिक्षा से उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही संभव है। शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की शिक्षा देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में दुनिया में श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साक्ष्य और अध्ययन से पता चलता है कि सर्वोत्तम शिक्षण तथा शिक्षक सीखने की प्रक्रिया, अनुसंधान और ज्ञान के सर्जन की मजबूत संस्कृति रही। वहीं विश्वविद्यालय श्रेष्ठ साबित हुई। नई शिक्षा नीति में विभिन्न विषयों में अनुसंधान और भारतीय ज्ञान सर्जन की परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की और दुनिया को अर्थव्यवस्था में अनुसंधान तथा नवाचार के नेतृत्व करने के लिए हमें उनकी गुणवत्ता को भी देखना होगा। उच्चतर शिक्षा के तहत गुणवत्तापूर्ण शोध को मानसिकता को मजबूत करने की जरूरत होनी चाहिए। हमारा कौशल वैज्ञानिक चिंतनशील अनुसंधान को मान्यता देने और उच्च अनुसंधान को स्थापित करने से ही संभावना विकसित हो करेगा, ना कि पाठ्यक्रम में राजनीति से। जानलेवा दवाएं। किसी बीमारी में दवा की जीवनदायिनी हो सकती हैं। ऐसे में किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसके परिजन दवा का बंदोबस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, मगर जब कोई दवा ही मौत का कारण बन जाए तो लापरवाही या जान से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहे जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, जहां खांसी के दवा ने कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए। शासन प्रशासन की ओर से इस मामले गहन जांच करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा एक चिकित्सक को गिरफ्तार, कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया। साथ ही इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज की गई। सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई के लिए अक्सर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? दवाओं की गुणवत्ता जाँच नियमित तौर पर क्यों नहीं की जाती और दवाएं बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं? बाजार में बिना रोक टोक कैसे बिक रहा है? ये कोई पहली बार नहीं कि देश में किसी दवा की वजह से कई जान चली गई। इससे पूर्व भी इसी तरह के मामले सामने आते रहे। विडंबना यह है कि ना तो सरकार और ना प्रशासन ही, ना स्वास्थ्य संस्थाएं और ना वहाँ कार्यरत अधिकारियों के स्तर पर किसी घटना को कोई सबक लिया जाता है। मध्य प्रदेश में जिस चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया उस पर आरोप है कि वह सरकारी सेवा में होने के बावजूद निजी क्लिनिक में भी अपनी सेवाएं दे रहा था और बच्चों के लिए इस दवाओं के इस्तेमाल पर परामर्श देता है। सवाल का आरोपित चिकित्सक सरकारी सेवा के साथ निजी क्लिनिक में काम करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किस दवा के विभिन्न आयु वर्ग के मरीज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी जानकारी चिकित्सक को नहीं दी जाती है। फिर चिकित्सक और दवा कंपनी के बीच सांठगांठ किस तरह गोरख धंधा
फल फूल रहा है। सरकार की इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर वहां संबंधित दवा निर्माता और कंपनी के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया। इसके बाद तमिलनाडु में औषधि नियंत्रण विभाग ने अपनी जांच में इस दवा के निर्माण में मिलावट होने की पुष्टि की थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला रसायन है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। सवाल है कि इस तरह की खतरनाक दवाओं को बाजार में बिक्री की अनुमति कैसे दी गई? क्या किसी दवा को बाजार में आने से पहले किए जाने वाले नमूना परीक्षण ही काफ़ी हैं? अगर बाद में उस दवा के निर्माण गुणवत्ता मानकों को दरकिनार किया जाता है और उनके सेवन से किसी की जांच ली जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? कायदे से बाजार उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई तक का आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो। और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और कोई भी बीमारी होने पर आम लोग चिकित्सक की सलाह से ही दवा लें। साथ ही गरीब और वंचित तबकों को भी अच्छी चिकित्सा कार्य प्रणाली पर आसान पहुँच सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है।